Hello students, welcome all of you once again at our online YouTube channel. Myself Anand Mishra and today we are going to start the fifth part of motion in one dimension. तो आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का पांचवा पार्ट जिसमें हम लोग एक्सीलरेशन को डिफाइन करने वाले हैं को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। एक्सीलरेशन से आप क्या समझते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। देखिए किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी आपका 100 जो है मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है एवरी सेकेंड के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। जैसे आप लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए क्या करते हैं कि जो अगर फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी है, जो ग्रेविटी यहाँ पे इसको अट्रैक्ट, अगर हम लोग इसको फ्रीली यहाँ पे छोड़ दें तो इसके वेलोसिटी में पर सेकेंड अगर हम यहाँ पे मेजर करें तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं उसका एक्सीलरेशन जो है यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग कॉमनली यहाँ पे कह सकते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी सेकेंड ऑफ बॉडी आर कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो आप डेफिनेशन जो चाहे यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे कॉमन डेफिनेशन आप लोगों को पहले से पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग वर्ड्स में लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर आप लोग कह सकते हैं द टाइम टेकन, जितना भी टाइम आपका लिया जाएगा तो इनका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग एक्सीलरेशन के नाम से जानेंगे। लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एट टाइम t1 and after some time interval, let us suppose delta t, its velocity becomes v2 and at time t2। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है t1 टाइम पे, उसकी वेलोसिटी v1 है और डेल्टा t टाइम बाद जब मेजर किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाती है और उस समय टाइम जो है वो t2 हो जाता है। देन if we want to find the acceleration, then it is given as a is equal to change in velocity, it means that delta v, या फिर हम लोग लिख सकते हैं v2 minus v1, final velocity minus initial velocity and t2 minus t1, that is change in velocity अपन टाइम टेकन कितना लगेगा t2 minus t1 लगेगा यहाँ पे। या फिर इसको इन शॉर्ट वे में हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपन डेल्टा t, दैट इज द एक्सीलरेशन। तो ये है बॉडी का एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो इसके बारे में आती है वो है यूनिट। अगर हम इसके यूनिट की बात कर ले तो इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एमके सिस्टम। अगर हम एमके सिस्टम में देखें तो इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में देखें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल करके आएगा। ये है सीजीएस सिस्टम में। तो यूनिट और डायमेंशन फार्मूले की हम बात कर लें तो डायमेंशन फार्मूला जो है वो होगा m⁻0 l t⁻⁻2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। द एक्सीलरेशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं द एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एक्सीलरेशन है वह वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स दैट टू डिफाइन द एक्सीलरेशन वी मस्ट हैव रिक्वायर्ड द डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बात निकल करके आती है कि अगर इसके मतलब कि एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? तो आप याद रखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग कहते हैं जिधर वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन रहेगा उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अब आप जैसा जानते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट फॉलो द वेक्टर लॉ। तो ये जो है वो वेक्टर लॉ को होल्ड करेगा, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। मतलब इसको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है वो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, नॉट द अलजेब्रिक लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे बात करते हैं, जो एक्सीलरेशन है मे बी ये आपका हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन मे बी
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। कुछ केसेस हैं जिनमें ये पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव होता है और कुछ में जीरो भी होता है। तो हम लोग उन्हीं केसेस को डिस्कस करने वाले हैं, किन केसेस में पॉजिटिव होता है, किन केसेस में नेगेटिव और किन केसेस में जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर जो वेलोसिटी है आपकी वो इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, देन डेल्टा v दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बिकम्स पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेज पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है और इसको हम लोग फाइनली एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम सेकेंड फैक्ट में बात कर लेते हैं कि इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज, अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, घट रही है, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज इट मीन्स दैट v2 इज लेस देन v1। तो अगर आप v2 जो है वो लेस देन आपका v1 है, v1 से कम है, यानी कि वेलोसिटी घट रही है आपकी, तो आप अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ से v2 इज लेस देन v1 तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगा। तब हम इसको एक्सेलरेशन न करके रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आप बोल सकते हैं इसको, जबकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा हो, यानी कि वेलोसिटी घट रही हो, या हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग इसको रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। नाउ द थर्ड कंडीशन, यहाँ पे थर्ड कंडीशन अगर हम देखें तो इफ हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बनी रहे, इट मींस दैट v1 इज इक्वल टू v2 दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस कंडीशन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आएगा, माने कि बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। इफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इट मींस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो ये तीन फैक्ट हैं जो कि वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को दिखा रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन को। अब यहाँ पे बात आती है कुछ निकल करके आप जो समझेंगे कि एक्सीलरेशन किसी बॉडी का मतलब, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हाट डज इट मीन। तो इसका मीनिंग क्या है अगर एक्सीलरेशन किसी बॉडी का जीरो है। देखिए, अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो है इट डज नॉट मीन दैट द बॉडी इज इन रेस्ट। देखिए, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट में ही है, मे भी हो सकता है कि वो रेस्ट में हो, लेकिन हम इसको रिस्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है। If the body is going with the constant velocity, then also the acceleration will be zero. तो अगर बॉडी हमारी constant velocity में जा रही है, constant velocity जा रही है, तब भी उसका acceleration जीरो होगा, और रेस्ट में है तब भी जीरो होगा। तो अगर किसी का acceleration जीरो है तो उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी हमारी रेस्ट में ही है, बॉडी मूव भी कर रही होगी अगर constant velocity से, तब भी उसका acceleration जीरो हो सकता है। तो ये तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और अगर हम acceleration को डिफरेंशियल फॉर्म में यहाँ पे इंडिकेट करना चाहें तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको बता दें कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं dv अपॉन dt। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में dv अपॉन dt, एंड v आल्सो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। सो एक्सीलरेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड d2s अपॉन dt2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं अगर हम डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशियल करें तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, या फिर हम अगर वेलोसिटी का 1 बार इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे डिफरेंशियल करें, तो भी हमको वेलोसिटी एक्सीलरेशन यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं a इज इक्वल टू dv अपॉन dt या d2s अपॉन dt2। दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन। And now we are going to describe what is the types of acceleration। तो हम लोग अब जो हैं आपके लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे आपने स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में देखा, ऐसे ही एक्सेलरेशन भी जो होता है वो 4 टाइप का होता है, और इन चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। जो पहला है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द थर्ड इज
एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, एंड द फोर्थ इज इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बोथ आर रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी आर सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए, अगर किसी बॉडी का जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है दोनों टाइम के साथ में कांस्टेंट बने रहें, नियत बने रहें, तो हम लोग कहेंगे कि जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। द सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो सेकेंड हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि इफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और बोथ ऑफ देम आर चेंजेस विद द टाइम, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए, अगर किसी बॉडी का जो एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या तो दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो जाएं, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो ये तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहा। जो तीसरा यहाँ पे फैक्ट है दैट इज एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो होगा जितना चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन जितना टाइम आपने लिया। तो अगर हम लोग मान लें कि इफ एनी बॉडी टेक्स टाइम डेल्टा टी टू चेंज द वेलोसिटी डेल्टा वी, देन द एवरेज एक्सीलरेशन इज गिवन एज, तो हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन कैसे दे सकते हैं, ए वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं एवरेज एक्सीलरेशन को। तो फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय एनी बॉडी आर सेड टू बी एवरेज एक्सीलरेशन, दैट इज ए वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर एक बात और कंफर्म करनी होगी आपको कि एवरेज एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन एवरेज दोनों में फर्क है। एवरेज एक्सीलरेशन मतलब कि रेशियो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बट एक्सीलरेशन एवरेज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर किसी, मान लीजिए कि टी टाइम इंटरवल में किसी बॉडी का एक्सीलरेशन या फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम एक्सीलरेशन कंसीडर कर ले रहे हैं A1, A2, A3 एटसेट्रा, देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द एक्सीलरेशन, अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइम पर जो एक्सीलरेशन है वो A1, A2, A3 इस तरीके से है, तो अगर आप लोग एवरेज एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना चाहेंगे तो एक्सीलरेशन का एवरेज निकलेगा A1, A2, A3, ऐसे जितने टर्म्स हैं, अगर ये n टाइम्स है तो n से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये एवरेज है किसका, एक्सीलरेशन का एवरेज है, और ये एवरेज एक्सीलरेशन है, दोनों में अंतर है, इंडिकेट कर रहा है। देखिए, एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये एवरेज एक्सीलरेशन है। और जब आपसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन एवरेज, तो एक्सीलरेशन एवरेज मीन्स जितने भी एक्सीलरेशन है उनका सम अपॉन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा आपका कि एक्सीलरेशन का एवरेज। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। तो ये तो रहा तीसरा आपका एवरेज एक्सीलरेशन। अगर हम यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात कर लें, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस को आप लोग डिफाइन करते आ रहे हैं कि द एक्सीलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और मैथमेटिकली वी कैन आल्सो डिफाइन दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा टी चेंज टू 0, the average acceleration of a body are called as instantaneous acceleration। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि हम किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, डेल्टा टी चेंज टू 0, और ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड लिमिट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डेल्टा टी चेंज टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल, यानी कि डेल्टा टी चेंज टू 0 के लिए किसी भी बॉडी का जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। दैट इज ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी चेंज टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा
टी। अगर इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोग डिफरेंशियल फॉर्म पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ये वेलोसिटी के टर्म में। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहेंगे तो d2s अपॉन dt2। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन विच वी डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। Thanks for watching and I really appreciate your time.